हेलो एवरीवन। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज तीसरा चैप्टर है गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। तो जैसा कि आप जानते हैं, भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। यदि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो सामने वाला कुछ का कुछ समझेगा। तो भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति ऐसी है, जैसा उच्चारण किया जाएगा वैसा ही उसका लेखन किया जाता है। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर भी पड़ता है। अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी उच्चारण शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो कहने का अर्थ ये है मित्रों कि हिंदी में शुद्ध उच्चारण का बहुत अधिक महत्व है। यदि आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो आप शुद्ध लेखन नहीं कर सकते हैं, और यदि शुद्ध लेखन नहीं कर पाएंगे तो अपनी भावाभिव्यक्ति आप पूरी तरह से अच्छे ढंग से, या जो भी आपकी वास्तविक भावाभिव्यक्ति है, जो भी आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वह आप सामने वाले तक अपनी भावाभिव्यक्ति नहीं पहुंचा पाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी गद्य एवं पद्य के का शुद्ध उच्चारण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो गद्य एवं पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना, शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए छात्रों को पढ़ने बोलने का अभ्यास कराना। अगला नंबर, शुद्ध सरल स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली में भावों की अभिव्यक्ति कराना। अगला, उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। ये प्रमुख उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं अशुद्ध उच्चारण के कारण या उच्चारण दोष के कारण कौन कौन से हैं। तो हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान, इसका जो पहला टॉपिक है वो है उच्चारण दोष का प्रमुख कारण है। नंबर 1, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। जैसे आप सा और शा का उच्चारण यदि आप गलत करेंगे, जैसे आपको सकल बोलना है और एक शब्द होता है शकल, तो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है चेहरा। इसलिए यदि आपको उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान है, कैसे हिंदी ध्वनियों का उच्चारण किया जाना है, तो भी उच्चारण दोष आ जाएगा। अगला नंबर है उच्चारण तत्वों को ज्ञान का अभाव। छात्रों को लय, स्वराघात, गति, विराम का समुचित ज्ञान नहीं होता है, जिससे वो, जैसे एक शब्द आता है गिनती का है 43, 43 को वो स्वर, लय, गति आदि विराम चिन्हों का प्रयोग न करते हुए जल्दी में 43, 43 आदि बोल देते हैं। तो इस प्रकार से भी उच्चारण दोष होता है। अगला है शारीरिक विकार। कुछ छात्र शारीरिक विकार ग्रस्त होते हैं, तो कुछ छात्रों के वाक्य यंत्र जैसे कंठ, तालु आदि में विकार होता है, जैसे हकलाना है, या किसी को कोई समस्या होती किसी भी अक्षर को उच्चरित करते समय, जैसे जिससे वो शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं होते। जैसे कोई कोई सा का उच्चारण फा करता है, फकल, फम्भू, फुनो। इस तरह से भी आपके आसपास कोई न कोई ऐसे तमाम लोग मिल जाते हैं जो इस प्रकार से सा का उच्चारण हल्का सा फा की तरह करते हैं, सा का उच्चारण फा कहेंगे, कोई शा नहीं कह पाता है। तो इस तरह की भी शारीरिक विकार द्वारा उच्चारण दोष पाए जाते हैं। अगला है पारिवारिक वातावरण। तो पारिवारिक वातावरण के कारण भी बच्चे अशुद्ध उच्चरित करते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो पारिवारिक जनों में अशुद्ध उच्चारण की आदत। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें बोलने में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको वो पूरा खानदान ही अशुद्ध उच्चरित करता है। जैसे कहीं कहीं मैंने देखा है कि रिजल्ट को ज़्यादातर लोग रिजल्ट बोलते हैं। हो सकता है को पढ़े लिखे भी हों, रिजल्ट बोलेंगे। पोजीशन में कभी कभी पोजीशन एक शब्द होता है, इसको उच्चरित करने में बहुत बार लोग पोसीजन कह जाते हैं, और बच्चे भी उन्हीं की देखा देखी वैसे ही अशुद्ध उच्चरित करते हैं।
दूसरी बात होती है परिवार के सदस्यों का बालक के अशुद्ध उच्चारण में ध्यान न देना। तो ऐसी स्थितियों में बच्चा तो छोटा होता है, वो पहले शुरुआत में गलतियां करता है जिसको परिवार के सदस्यों को ठीक करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे बच्चा पहुंचाना, पहुंचना आदि शब्दों को चहुपाना, चहुपना इस तरह से भी उच्चरित करता है, और धीरे धीरे अगर ध्यान न दिया जाए तो वो स्कूल जाने तक वो ऐसे ही उच्चरित करता रहता है। तो ये एक और कारण हुआ। अगला कारण है बलाघात से अपरिचित होना। नंबर 5वां है अशुद्ध उच्चारण का कारण बलाघात से अपरिचित होना। देखिए, हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलाघात का बहुत महत्व है, किंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस शब्द पर बल देते हैं यह महत्वपूर्ण है। जैसे एक वाक्य है राम ने तुमको मारा, ठीक है, इसमें यदि राम में बलाघात दे देंगे, राम ने तुमको मारा, जैसे कहेंगे राम ने तुमको मारा, तो इसका अर्थ है राम अपराधी है। और अगर कहें राम ने तुमको मारा, तो इसका अर्थ है कि तुम राम से बलवान हो, फिर भी राम ने तुम्हें मारा। तो इस तरह से भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो बलाघात, देखिए राम में जब बलाघात कर रहे हैं तो राम वहाँ अपराधी सिद्ध हो रहा है, और तुमको में जब बलाघात दे रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे तुम बलवान हो, तुम्हें राम मार ही नहीं सकता, पूरा का पूरा अर्थ परिवर्तित होता है। तो इस तरह से भी अशुद्ध उच्चारण के द्वारा अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जिससे सामने वाला कुछ का कुछ समझेगा। अगला है गति का ज्ञान न होना। देखिए, छात्रों को पढ़ाते समय समुचित मात्रा का, समयाधिक्य का, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है। अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते हैं। जैसे एक वाक्य इसमें दिया है मारो मत छोड़ो। अब देखिए, अगर हम इसका प्रयोग करें, दो मात्रा का प्रयोग करें, मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो, दो मात्रा का प्रयोग किया, मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो, तो इसका अर्थ है मत मारिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर हम इसमें तीन मात्रा लगा दें, मारो शब्द में तीन मात्रा का उपयोग कर दें, मारो मत छोड़ो, तो फिर इसका अर्थ हो जाएगा इसको पीटना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह गति का ज्ञान न होने के कारण भी अर्थ में उच्चारण संबंधी दोष हो जाते हैं, जिससे अर्थ का कुछ हो जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उच्चारण संबंधी दोष एवं उनका निवारण। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण सिखाने के प्रति उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उच्चारण दोष के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उन कारणों को देखा है। कल या अगले वीडियो में उच्चारण संबंधी दोष और उनका निवारण हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।